राधे राधे साथियों। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 और इससे पहले भी एक प्ले लिस्ट होगा जिसमें 17-18 वीडियो करके होंगे, है ना, 10th क्लास के लिए, तो उसको भी देख लेना है। चैप्टर 7 है परंपरा का मूल्यांकन और लेखक है रामविलास शर्मा। इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ का समरी देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले तो सब चैप्टर के याद रखेंगे कौन कौन लिखा है। तो परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा है? रामविलास शर्मा। जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912। 10 अक्टूबर 1912 उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी में। उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है आगे मालूम चल जाएगा। मृत्यु का हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी को। इन्होंने अंग्रेजी विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। एमए की और क्या की है? पीएचडी की है। इन्होंने कुछ समय तक कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निदेशक पद को सुशोभित किया। इनका रचनाएं है निराला का साहित्य समाधान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बुक में भी दिया होगा, देखेंगे। प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, घर की बात आदि। ये सब उनकी रचनाएं हैं। किनकी? रामविलास शर्मा की। तो कोई कोई पूछ देगा कि ये कौन सी ये रचना किनकी है, तो थोड़ा सा पढ़े रहेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन इसी नाम की पुस्तक से संकलित है। इसमें लेखक ने समाज, साहित्य और परंपरा के संबंधों में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा पर विचार किया है। यह निबंध परंपरा के ज्ञान, ये जो परंपरा का मूल्यांकन है क्या है? निबंध है ना। निबंध परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है। साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। अतः यह निबंध नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता को युग के अनुकूल नई समाज विकसित करने में सराहनीय सहयोग करता है। यही पाठ का सारांश है। नई पाठ का परिचय है, आप पढ़ेंगे पाठ का क्या? सारांश। सारांश मतलब क्या कहना चाह रहा है इस पाठ में कवि। प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन ख्याति प्राप्त आलोचक, आलोचक मतलब दूसरा के आलोचना करने वाला ना, आलोचक रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने प्रगतिशील रचनाकारों के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का मानना है कि क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वालों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है, कि साहित्य के परंपरा को उसको ज्ञान होना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि साहित्यिक परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है और साहित्य की धारा बदली जा सकती है तथा नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। मनुष्य आर्थिक जीवन के अलावा एक प्राणी के रूप में भी जीवन व्यतीत करता है। साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। साहित्य में विकास प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे समाज का विकास हो वैसे वैसे साहित्य का भी। व्यवहार में देखा जाता है कि 19वीं तथा 20वीं सदी के कवि, क्या भारत के क्या यूरोप के, ये तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, उनसे सीखते हैं और नई परंपराओं को जन्म देते हैं। दूसरों को नकल करके लिखा गया साहित्य अधम कोटि का होता है और संस्कृति असमर्थता का सूचक होता है, लेकिन उत्तम कोटि का साहित्य दूसरी भाषा में अनुवाद किए जाने पर अपना कलात्मक सौंदर्य खो देता है। तात्पर्य यह है कि
ऐसे साहित्य से कला की आवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे अमेरिका अथवा रूस में एटम बम बनाए, लेकिन शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज दोबारा लेखक इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। 19वीं सदी में शेली तथा वायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों का एकात्मकता की पहचान करने में सहयोग किया था। भारतीयों ने अपनी स्वाधीनता संग्राम के दौरान इस एकात्मकता को पहचाना। मानव समाज बदलता रहा और अपनी अस्मिता कायम रखता है, क्योंकि जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है, साहित्य परंपरा के ज्ञान कारण ही पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल के लोग संस्कृति के रूप में एक है। कोई भी देश बहुजातीय तथा बहुभाषी होने के बावजूद जब उस देश पर कोई मुसीबत आती है तो उस समय वह राष्ट्रीय अस्मिता समर्थ कर प्रेरक बन कर लोगों को मुसीबत से लड़ने में सहयोग करती हैं। जैसे हिटलर के आक्रमण के समय रूसी जाति ने बार बार अपने साहित्य और परंपरा का स्मरण किया। टोल्स्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले साहित्यिक महान साहित्यकार हैं, तो रूसी जाति के अस्मिता को सुदृढ़ एवं पुष्ट करने वाले साहित्यकार भी हैं। 1917 ईस्वी रूसी के क्रांति 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के पहले रूसी और गैर रूसी थे, किंतु इस क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। सभी जातियों एक हो गई, फिर भी जातियों का मिला जुला इतिहास जैसे भारत का है वैसे सोवियत संघ का नहीं है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन यूरोप कभी भी राष्ट्र नहीं बना। राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रीय एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर थोपी नहीं गई, बल्कि वह संस्कृति तथा इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में देश के कवियों का महान योगदान है। रामायण एवं महाभारत इस देश की संस्कृति की एक कड़ी है, जिसके बिना भारतीय साहित्य की एकता भंग हो जाएगी। लेखक का तर्क है कि यदि जाराशाही रूस समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। अतः समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपवाह होता है। देश के संबंधों का समुचित उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही होता है। देश की निरक्षर निर्धर जनता जब साक्षर होगी तो वह रामायण तथा महाभारत की अध्ययन नहीं करेगी। ऐसा देश की निरक्षर निर्धर जनता जब साक्षर होगी तो वह रामायण तथा महाभारत की अध्ययन नहीं करेगी, अपितु उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की कविताएं तथा दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की कविताएं बड़े चाव से पढ़ेंगे। दोनों में बड़े पैमाने पर संस्कृति आदान प्रदान होगा। तब अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर ज्ञानार्जन की भाषा होगी। हम अंग्रेजी ही नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं का अध्ययन करेंगे। एशिया के भाषाओं के साहित्य हमारा गहरा परिचय होगा। तब मानव संस्कृति के विशाल धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान
होगा? बुक लाए हो? देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है, यही है कि दूसरा है? थोड़ा क्वेश्चन दिखाओ। कहीं पे 1 नंबर 2 नंबर कहीं पे? अरे लघु उत्तरीय में देखना है। क्वेश्चन है कि साहित्य के सापेक्ष रूप में स्वाधीन स्वाधीन क्यों होता है, 2018 में पूछा गया है। क्या ये क्वेश्चन बुक में है, बुक का है, या खाली बोर्ड मॉडल है? बोर्ड में है ना? मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए। देखे क्या है 14 नंबर। साहित्य के सभ्य स्वाधीन क्या है, इसमें मत प्रमाणित कर लेखक के तर्कों से, ठीक है ना? इसमें थोड़ा बड़ा में दे दिया, छोटा वही है। तो 14 नंबर पे टिक लगा कर लेंगे, इसको समझ लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर ये बुक का 14 हो गया। ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन क्यों होता है? स्वाधीन मतलब किसी के अधीन नहीं, स्वाधीन है ना? स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, किस कोई उसको बांध के नहीं रख सकता है। जिसके कलम की ताकत हो, स्वाधीनता हो, तो वो लिखेगा ही लिखेगा। साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन इसलिए होता है, अभी भी लिखने का यही शैली होगा, उसी को उठा के क्वेश्चन को पेस्ट करके आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। साहित्य सापेक्ष रूप स्वाधीन क्यों होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन इसलिए होता है क्योंकि यह मनुष्य और परिस्थितियों के द्वंद्वात्मक संबंध पर निर्भर करता है, किसी एक पर निर्भर नहीं करता है। ये मतलब लघु उत्तरीय है, जब छोटा प्रश्न आएगा 2 नंबर वाला तब, जब ये बड़ा आएगा तो और बड़ा लिखना पड़ेगा, आगे मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? है बुक में? ये 2018 ए में पूछा है, 2018 में पूछा है तो आदर्श समाज कुछ करके नहीं दिया है कोई क्वेश्चन? कोई बात नहीं, इसे पढ़ लेते हैं, देख लो क्या है। लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस प्रकार गतिशील होना चाहिए? आदर्श समाज मतलब बढ़िया। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। तीसरा क्वेश्चन है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? देखो 1 2 3 4 5 है ना, 4-5 बार ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इतना बार पूछा गया है और इतना ही लिमिट है तो पूछा जा सकता है। जो जो होगा उसको टिक लगा लेना है, जो नहीं होगा उसको लिखना होगा तो लिखवा देंगे, है ना? परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? तो जो लोग साहित्य युग में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि साहित्य के परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। इस तरह से इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, किस तरह समाज हमारे राष्ट्रीय आवश्यकता, इस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डाले। ये पाठ्य पुस्तक लिखा, मतलब ये बुक की पुस्तक है क्वेश्चन, बुक में क्वेश्चन है ना? पाठ्य पुस्तक लिखा है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 12 नंबर। टिक लगा लोगे कि 12 नंबर हो गया। देखो 14 नंबर हुआ था, 14 नंबर हो गया। लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े
राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था का कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीयता समता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। समाजवाद क्या है? हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। ये पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन है, पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन पूछा जा सकता है। लेकिन जो जो पूछा गया है प्रीवियस, उस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वही कॉपी पेस्ट करता है। सारांश समझ जाएंगे तो कोई लिख लेंगे। अरे मिलता जुलता लिखना है हिंदी, और क्या, हूबहू थोड़ी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन में साहित्य का वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? ये भी देखो कितना नंबर क्वेश्चन है। बुक का 2 नंबर क्वेश्चन है ना। लेखक के अनुसार परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्यांकन निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना आधार शोषित जनता का श्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे, बताओ कितना नंबर क्वेश्चन है ये। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य का वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण है? सेम टू सेम वही है, 2 ही नंबर है। तो दोनों एक ही लिखा हुआ होगा, यानी ये 2 ही नंबर है, ये भी पूरा ऐसे ही है। तो उसको छोड़ देते हैं, अपने नोट्स में उसको काट लेना चाहिए। अब उसे कह देना कि ऊपर लिखा हुआ है। एक ही बात 2 बार क्यों पढ़ोगे? ऐसे पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है और इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करे? ये पाठ्य पुस्तक का है, 2011 में पूछा हुआ है, 2011 में पूछा गया है। कितना नंबर? 3 नंबर। 2011 में हम दिए थे बोर्ड के एग्जाम। ठीक है, ये देखो, तो ये तो पाठ्य की है। 14 को प्रश्न है ना, बड़ी ज़्यादा प्रश्न देता है हिंदी में। 15 को आओ, कितना कितना याद रखेगा सलग का। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसके प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिया बोध, उनकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। बहुराष्ट्रीय हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? क्वेश्चन नंबर कितना है ये बुक का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। देख लेंगे, लिखना होगा तो। और ये पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है, 2017 में ये पूछा भी गया है। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीति प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्य जगह साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य की मूल अधिक अस्थायी कैसे है? क्वेश्चन नंबर ये देख के बताइए कितना है। 7 नंबर। ठीक है,
लेखक कहते हैं कि साहित्य का मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वाजिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया। वह वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और साहित्य को आनंदित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और साहित्य की देन है कैसे। ये पाठ्य पुस्तक यानी बुक का क्वेश्चन है। कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 11 लिख सकते हैं इसे। भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे। भारतीय समाज के विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही है। व्यास नाम सुना है ना, व्यास। वाल्मीकि, वाल्मीकि रामायण लिखे हैं व्यास। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करती है। इस देश के कवियों ने अनेक जाति को अस्मिता के सहारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों का मिला जुला इतिहास रहा है। असमरता असमरसता स्थापित करना सिखाया है। यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ को मजबूत किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे है। 2022 में पूछा गया है, बुक का क्वेश्चन है। ये पहले भी हो चुका है। लेखक कहते हैं कि साहित्य का मूल्य राजनीति के मूल्य की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहिल कर देती है। क्वेश्चन नंबर 11, किस तरह की समाजवादी हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता प्रसंग के लेखक के विचार पर प्रकाश डाले। लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीयता क्षमता पूर्ण विकसित समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। अच्छा, तो 11 को इसमें क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन इसमें कितना है? 14 को। अगर बुक में जो क्वेश्चन लगेगा ये नहीं है तो उसको लिखवा देंगे। इतना कर लेने के बाद इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कौन कौन है एक बार अपने से फिर इसको पढ़ना। जो जो टिक लगा के कल लाएगा कि ये नहीं हुआ है तो उसको सर्च करके या पहले वाले नोट से लिखवा देंगे। ठीक है। अब वो रह गया, कितना टाइम हुआ? आधा घंटा टाइम है हमारे पास। हम कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होगा अच्छा उसी चैप्टर का लगा देना। परंपरा का मूल्यांकन है कि दूसरा का? इसी का इसी में लगा देते हैं। 4 पार्ट लगा दें। बुक पढ़ के ज़्यादा बुक पढ़ लेना एक बार अपने से भी। 4 पार्ट। नाखून क्यों बढ़ता है? ठीक है, तो फिर 4 पार्ट का करवा दे रहे हैं। इसको समाप्त कर दे रहे हैं, अलग डाल देंगे उसको।
राधे राधे। 4 पार्ट का टेस्ट लगा दे रहे हैं अलग से।